Once again, good morning to all of you. This is Kundan Mishra before you. It's the second part of respiration. Today we will learn about aerobic respiration and anaerobic respiration. We will already learn about respiration definitions and also about these functions. Now we start the topic, that is respirations. Respiration has two डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। रेस्पिरेशन को दो भागों में बांटा गया है या उसे दो भागों के अंतर्गत हम लोग उसका अध्ययन करते हैं। द फर्स्ट वन इज, जो सबसे पहला है उसे हम लोग कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और जो दूसरा है उसे हम लोग जानते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जो पहला है एरोबिक, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं वायवीय श्वसन, इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि वायु की उपस्थिति में जो श्वसन संपन्न होती है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। और दूसरा है एनारोबिक, जिसे हम अवायवीय श्वसन के नाम से जानते हैं, यानी वायु की अनुपस्थिति में जो श्वसन की क्रिया संपन्न होती है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। अब श्वसन से स्पष्ट हम लोग समझ चुके हैं पहले कि सांस लेने की क्रिया के अंतर्गत जो भोजन हम लोग लेते हैं, जो ग्लूकोज हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है, उसका विखंडन होता है, वो टूटता है, यानी वो ऑक्सीकृत होता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसका टूटना? तो ग्लूकोज का टूटना, तो वो वायवीय श्वसन, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का टूटना वो अवायवीय श्वसन। तो हम अवायवीय श्वसन की चर्चा अगर करें तो अवायवीय श्वसन की में क्या क्या विशेषताएं हैं, आज इसकी चर्चा करते हैं। तो अवायवीय श्वसन के अंतर्गत क्या होता है, तो सबसे पहली स्थिति याद रखना है, इस दोनों में हम यहाँ डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं आसानी से, कि एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, यानी अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होती है, तो इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडाइजेशन, जिससे हम जानते हैं ग्लूकोज, जो हम ऑलरेडी उसका सूत्र जान चुके हैं, C6H12O6। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन होना अवायवीय श्वसन के अंतर्गत आता है, और ये जो विखंडित होता है तो ये कार्बन के 3 परमाणु के रूप में C3H6O3 और C3H6O3, ये ग्लूकोज दो भागों में कार्बन के 3 परमाणु के रूप में ये विभक्त हो जाते हैं, बट जाते हैं। इस स्थिति में इसका क्या नाम दिया जाता है, तो इसे कहा जाता है पाइरूवेट, यानी कार्बन के 3 परमाणु के साथ जो ग्लूकोज विखंडित होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, पाइरूवेट के नाम से जानते हैं। ये पाइरूवेट अब समझ में आ गई होगी कि पाइरूवेट होता क्या है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का जब आंशिक रूप से विखंडन होता है, ये पूर्णतः विखंडन नहीं होता है, पूर्णतः नहीं टूट पाता है। इस स्थिति में कुछ और चीज, हमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलते हैं। आंशिक विखंडन भी होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, और ये पाइरूवेट का निर्माण होता है। ये जो पाइरूवेट है, ये पाइरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बट जाता है, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट का इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बटने को हम किस नाम से जानते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, उसे हम कहते हैं किण्वन। हिंदी में इसे किण्वन के नाम से जानते हैं, और इंग्लिश में इसे फर्मेंटेशन के नाम से जानते हैं। आपसे पूछा जाएगा किण्वन क्या है, तो पाइरूवेट का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटने के फलस्वरूप किस किस चीज में, तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में विभक्त होने की क्रिया को ही हम फर्मेंटेशन या किण्वन के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, एक और क्वेश्चन यहां से वन लाइन क्वेश्चन क्रिएट होता है कि ये जो किण्वन की क्रिया होती है ये किस जीव में होती है। तो ध्यान रखना है, ये जो किण्वन की क्रिया होती है ये यीस्ट में होती है। वन लाइनर क्वेश्चन यहां से एक और क्रिएट हो जाता है
कि फर्मेंटेशन की प्रोसेस किसमें होती है, तो आपको याद रखना है यीस्ट में होती है फर्मेंटेशन की प्रक्रिया। अगली चीज हमें ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो अवायवीय श्वसन होता है, ये तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में पायरुवेट जब टूटता है तो ये होता है। पायरुवेट से एक और चीज स्रावित होता है, और वो पायरुवेट से क्या स्रावित होता है, तो वो होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड यानी कि लैक्टिक अम्ल के नाम से हम लोग उसे जानते हैं। तो पायरुवेट जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कहा, तो लैक्टिक एसिड मांसपेशी की कोशिका में, मनुष्य की मांसपेशी की कोशिका में पायरुवेट से लैक्टिक अम्ल का स्राव होता है। और ये लैक्टिक अम्ल जब कहा मांसपेशी में ज्यादा मात्रा में स्रावित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो मांसपेशी में क्रैम्प आ जाता है। क्रैम्प बड़ा प्रचलित वर्ड है जो खिलाड़ी के रूप में यूज किया जाता है। जब कोई बैट्समैन खेलता है और उसके पैर में मरोड़ या ऐंठन आती है, उसे हम क्रैम्प के नाम से जानते हैं। तो ये क्रैम्प का कारण पूछा जाता है। एक वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि मानव मांसपेशियों में क्रैम्प का कारण क्या है, तो आपको सीधा सा याद रखना है लैक्टिक अम्ल के अधिक मात्रा में संचय होने से। और लैक्टिक अम्ल का संचय कहां से होता है, कैसे होता है, तो पायरुवेट से ही लैक्टिक अम्ल का स्राव होता है। और ये जब मानव की मांसपेशियों में ज्यादा मात्रा में स्टोर हो जाता है, उसे मांसपेशियों में ऐंठन, खिंचाव या क्रैम्प की स्थिति उत्पन्न होती है। यानी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की हमने ये सारी चीजें देखी। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं किसकी ओर, तो हम चल रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन से स्पष्ट है कि ये जो प्रक्रिया होती है वायु की उपस्थिति में, तो सबसे पहली जो स्थिति होगी ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में। यानी ये जो स्थिति हमें देखने को मिलती है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में और क्या होता है, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इस ग्लूकोज का विखंडन होता है, तो ग्लूकोज का विखंडन इसमें क्या होता है, तो पूर्णतः होता है। ग्लूकोज इसमें पूर्ण रूप से विखंडित होता है, पूर्ण रूप से टूटता है। विखंडित होना जिसे हम ऑक्सीकृत होना के नाम से भी जानते हैं। तो ग्लूकोज पूर्ण रूप से टूटता है। पूर्ण रूप से टूटने के फलस्वरूप किस चीज का निर्माण होता है, तो वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के पूर्ण रूप से टूटने के फलस्वरूप यहाँ CO2 इट मींस कार्बन डाइऑक्साइड, H2O इट मींस जल, और इसके साथ ही साथ प्लस ऊर्जा की भी उत्पत्ति होती है। यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है उसे हम वायवीय श्वसन, और इसमें ग्लूकोज यानी C6H12O6 उसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, और उसके पूर्ण ऑक्सीकरण होने के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और ऊर्जा विमुक्त होती है। ये यहाँ पायरुवेट के निर्माण की स्थिति हम समझ चुके हैं कि ग्लूकोज का विखंडित होना, ग्लूकोज के टूटने की स्थिति में कार्बन के तीन परमाणु के रूप में दो अणुओं का निर्माण हो पाता है। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एक चीज और यहाँ से ध्यान रखने की बात है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, तो ऊर्जा ज्यादा मात्रा में मुक्त होती है। एनर्जी emitted more than anaerobic respiration, यानी अवायवीय श्वसन की अपेक्षा वायवीय श्वसन में ऊर्जा क्या होती है, तो ज्यादा मात्रा में मुक्त होती है। इसमें ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है और इसमें कम ऊर्जा मुक्त होती है। इसे हम एक ग्राफ के अंतर्गत अगर समझना चाहें तो इसे हम बड़ी आसानी से इसे हम समझ सकते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन को अगर हम बांटे, जो कोई एक ऑक्सीजन की उपस्थिति यानी वायु की उपस्थिति में होती है, एक वायु की अनुपस्थिति में होती है, तो ये कहां किस प्रकार से संपन्न होती है, इसे हम ग्राफ के रूप में जरा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं
कि ग्लूकोज, चूंकि सारी जो प्रक्रिया होती है संपन्न होती है वो ग्लूकोज से शुरू होती है, तो हम यहाँ ले रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है, GLUCOS। ग्लूकोज बोले तो C6H12O6, पहले से जान चुके हैं ग्लूकोज को। ये ग्लूकोज क्या हो रहा है, तो ग्लूकोज विखंडित हो रहा है, टूट रहा है, और ग्लूकोज के टूटने से क्या बनता है, तो पाइरुवेट का निर्माण होता है। ग्लूकोज के टूटने से पाइरुवेट का निर्माण होता है। और ये जो पाइरुवेट, ये कहां, ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, क्योंकि भोजन हमने लिया, भोजन हमारे शरीर के अंदर गया, वहां ऑक्सीजन नहीं थी पहले, और वहां जो आंशिक रूप से ये ऑक्सीकृत होता है तो उससे पाइरुवेट का निर्माण होता है। अब यहां से जो ये पाइरुवेट है, ये पाइरुवेट का फंक्शन किस प्रकार से है वो ध्यान देने की चीज है। और पाइरुवेट का फंक्शन हम 3 प्रकार से स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। पहला, यहां ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यहाँ क्या होता है, तो किण्वन की प्रक्रिया संपन्न होती है। उसमें क्या क्या उत्पन्न होता है, तो यहाँ इथेनॉल और प्लस CO2 का निर्माण होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल और CO2 का निर्मित होना है, किससे, पाइरुवेट से। ये प्रक्रिया पूछी जाए किसमें होती है, तो ध्यान रखना है यीस्ट में होती है। दूसरी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उपस्थित है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब पाइरुवेट क्या हो रहा है, विखंडित हो रहा है, तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब पाइरुवेट विखंडित होता है, उस स्थिति में यहाँ किस चीज का निर्माण होगा, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, इट मींस जल, और प्लस ऊर्जा। ये कब होगी, तो जब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलेगा और पाइरुवेट पूर्णतः विखंडित होता है। तीसरी स्थिति क्या हमें देखने को मिलती है, कि जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहां भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, और कहां के लिए, तो हमारे मांसपेशियों के लिए, शरीर की मांसपेशी में जब हम ज्यादा दौड़ते हैं, ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जब एक रनर फील्डर, ये बैट्समैन ज्यादा रनअप करता है, उस स्थिति में क्या होता है कि उनके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी हो जाने के बाद उनमें क्या होता है, तो उनके शरीर में ये लैक्टिक अम्ल, जिसे हम लैक्टिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, ये लैक्टिक अम्ल उनके शरीर में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और इसी वजह से उस खिलाड़ी के पैर में क्या होता है, तो क्रैम्प आता है। उनके शरीर की मांसपेशियों में हमें क्या देखने को मिलता है, तो क्रैम्प देखने को मिलता है। ये बड़ी ही आसान सी चीज है। आज इस टॉपिक को हमने बड़ी करीब से देखा कि रेस्पिरेशन के 2 स्टेज क्या होते हैं, उसमें हमने चर्चा किया। इसके फर्स्ट पार्ट एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन, एक वायु की उपस्थिति में, एक वायु की अनुपस्थिति में। इसमें जो वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ से जो क्रिएट होते हैं वो आपको ध्यान रखना है। कई बार 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन में इस दोनों में डिफरेंस भी पूछा जाता है, तो बड़ी आसानी से हम लोग इसे कर सकते हैं। वायवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वायु की उपस्थिति में होता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन अवायवीय श्वसन वायु की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, वो पूर्णतः विखंडित होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, वो पूर्णतः विखंडित नहीं हो पाता है। तीसरी चीज, वायवीय श्वसन में ज्यादा मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि अवायवीय श्वसन में कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। चौथी चीज, वायवीय श्वसन में जो प्रथम क्रिया होती है वो कोशिका द्रव्य में होती है, और जो दूसरी क्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। लेकिन अवायवीय श्वसन यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन में पूरी की पूरी प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। ये दोनों के अंदर हो गया डिफरेंशिएट करना। और फिर कोशिकाओं में, शरीर की कोशिकाओं में क्रैम्प का कारण क्या है, तो मांसपेशियों में ज्यादा मात्रा में लैक्टिक अम्ल संचित हो जाने की वजह से। और फिर इसी प्रकार से हम यीस्ट की प्रक्रिया, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया क्या है,
तो किण्वीकरण जिसे हम लोग नाम से जानते हैं, ये इसमें इथेनॉल और प्लस CO2 का निर्माण होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल और CO2 का बनना। और मानव शरीर में पूर्ण ऑक्सीकरण होने के फलस्वरूप क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, इस चीज की उत्पत्ति होती है। तो बड़ी आसान चीज है, आप इसे अगर एक बार सिलसिलेवार तरीके से देख लेंगे, हमें नहीं लगता इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन छूट भी पाएगा। आप इसे कंटिन्यू करें। सेशन पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब।